मेरे प्यारे साथियों, सर्दी का मौसम है, ठंड बहुत हो रही। लेकिन इस ठंड में सब काम करने पड़ते हैं। साथियों, टेट की वीडियो, सी टेट की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की है। आपने देखी होगी, अच्छे से समझा होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं जो है एक वीडियो और बना रहा हूँ साथियों। उम्मीद है आप इसे अच्छे से सुनोगे, देखोगे, समझोगे। साथियों, देखो, सभी को नॉलेज है, सबने अच्छे से कर रखा है, लेकिन बात रिवीजन की है। कोई क्वेश्चन कहाँ से मिल जाए, कौन सी बात मिल जाए, हमें सीख लेना चाहिए। केवल एग्ज़ाम पास करने के लिए ही नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि हमारा कार्य शिक्षण का कार्य है, बच्चों से जुड़ा कार्य है। बाल मनोविज्ञान अति आवश्यक है। शिक्षण सामग्री की बात की जाए, चाहे शिक्षण विधियों की बात की जाए, चाहे शिक्षण सूत्र की बात की जाए, चाहे कंटेंट की बात की जाए, चाहे मूल्यांकन की बात की जाए, चाहे बच्चों की पहचान की बात की जाए, चाहे पूर्व ज्ञान की बात की जाए, बच्चों को जाने बगैर अध्यापक कितना भी होशियार हो, कंटेंट सभी पढ़ा देते हैं, लेकिन बच्चे से आउटपुट कितनी आ रही है, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो साथियों, ये टेट इसी के लिए है। कोई ऐसा तो है नहीं क्वेश्चन जो के तो मिल जाएंगे, लेकिन एक जो अंडरस्टैंड होता है, बोध होता है, उसी के द्वारा हम प्रश्न हल करते हैं। तो जितनी भी बाल मनोविज्ञान की शब्दावली है, उसकी शब्दों की समझ अच्छे से, उनके अंदर भिन्नता यदि हम समझ जाए तो क्वेश्चन हम आसानी से हल कर सकते हैं। क्योंकि सभी क्वेश्चन जो हैं कक्षा के बिहेव, शिक्षण कार्य के अंतर्गत जो छात्र की और अध्यापक की अंतःक्रिया होती है, उसी के क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। जैसे कि छोटे छोटे प्रश्न की बात करता हूँ मैं। एक क्वेश्चन अपसारी चिंतन का आता है अक्सर। उसमें अपसारी चिंतन क्या होता है, एक अभिसारी चिंतन होता है। तो साथियों, ये क्वेश्चन लगभग हर वर्ष आता है। तो साथियों, मैं ये अभिवृद्धि एवं विकास का टॉपिक करने से पहले आपको बता दूं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं साथियों, जैसे कि अपसारी चिंतन है। तो साथिया, जो अपसारी चिंतन है, यदि हम अंग्रेजी में बात करेंगे इसकी, तो वो डाइवर्जेंट की होता है। यदि हम एक ही समस्या को भिन्न भिन्न तरीके से सोच सकते हैं, तो उसको हम अपसारी चिंतन बोलते हैं। समस्या एक होगी और उसके भिन्न भिन्न हल अध्यापक दिमाग में सोच लेता है, वो अपसारी चिंतन होता है। अपसारी चिंतन का बच्चा जो हो, वो प्रतिभाशाली होता है, क्रिएटिविटी होता है, सृजनशील बालक होता है। तो रचनात्मक कार्य भी उसके बहुत अच्छे होते हैं। तो अपसारी चिंतन का बच्चा अच्छा बच्चा माना जाता है। तो ये तो थी अपसारी की। और अभिसारी की वो होता है जो बच्चा चिंतन जो है बिल्कुल संकुचित दिमाग का होता है, एक ही चीज़ पर फोकस करता है, एक ही समस्या को हल कर लेता है। उसके कुछ मनोवैज्ञानिक उदाहरण भी देते हैं। जैसे कि हमारे सामने समस्या आई कि प्रदूषण को कैसे जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो जिसके अंदर अपसारी चिंतन होगा वो ज़्यादा से लिख देगा, है ना। तो ये जो क्वेश्चन बनाया है मैंने, ये अपसारी चिंतन के लिए बनाया है। और यदि हम अभिसारी चिंतन के लिए प्रश्न बनाए, तो सीधा सा हम क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जो है गंदा पानी पीने से कौन सा रोग होता है, तो उसमें एक ही आंसर निकल के आएगा। तो ये जो है हमारा अभिसारी चिंतन का क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा था। तो यदि हम भिन्न भिन्न चिंतन करा रहे हैं बच्चे का, इसीलिए बच्चे से निबंध प्रतियोगिता कराई जाती है कि बच्चे का जो है दिमाग खुल का है, उसकी अभिव्यक्ति अच्छी बन जाए। तो जिसका अभिव्यक्ति जिसकी अच्छी होती है, चाहे बच्चा हो चाहे टीचर होता है, अपसारी चिंतन होता है उसके अंदर। अपसारी चिंतन में मौलिकता होती है, ओरिजिनलिटी होती है, नवीनता होती है, प्रभावशीलता होती है। तो संगठन होता है, क्रमबद्धता होती है, समयबद्धता होती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं अपसारी चिंतन की जो है अपसारी चिंतन के अंतर्गत होता है। तो साथियों, इस तरीके का प्रश्न पेपर में आ जाता है। एक समावेशी शिक्षा का आता है। तो साथियों, जो सामान्य हम शिक्षण चलता है कक्षा में, तो सभी
वर्ग के बच्चों को यदि शिक्षा दी जाए, चाहे वो विकलांगता के आधार पर हो, चाहे वो आपकी जो है विकलांग बच्चे हो, आपके चाहे वो एससी कैटेगरी के हो, किसी भी वर्ग के बच्चे हो, उनको समान प्रभाव में यदि हम शिक्षण कार्य कराते हैं, सबको एक साथ करा रहे हैं, तो वो हमारे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो समावेशी का भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो हमें इसको समझ लेना चाहिए। तो सभी के लिए समान शिक्षा जो होती है वो समावेशी शिक्षा होती है। तो साथियों जो हैं ये क्वेश्चन है कुछ। तो कुछ क्वेश्चन आते हैं साथियों, एक क्वेश्चन और आता है कि रचनात्मक क्वेश्चन के, या फिर जो है क्वेश्चन मूल्यांकन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। देखो, मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, इसको हमें समझना होता है, जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया होती है, ये गुणात्मक होती है। तो मूल्यांकन कभी अनवरत प्रक्रिया है, कभी नहीं खत्म होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारा मापन होता है वो लघु होता है, संकुचित होता है, ये जो है आपका मात्रात्मक होता है। जो पेपर एग्ज़ाम हम मूल्यांकन करते हैं बच्चे का, हम व्यापक रूप से बोलते थे मूल्यांकन कर रहे हैं, तो बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन किसके बेस पे? हम उसके मापन के आधार पर। तो मापन जो होता है, हम उसको जो है साधन बोल देते हैं, और वो साध्य हो जाता है। तो जिस चीज़ से हम प्राप्त करते हैं, तो वो लघु हो जाता है अपने आप में ही। तो ये लघु है। तो जो मापन होता है वो छोटा होता है, संकीर्ण होता है, इससे भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि सही है। मतलब किसी बच्चे को कहने लगे भाई गणित में किसी बच्चे के नंबर जो हैं 20 आए हैं, और अंग्रेजी में 50 में से उसके 45 आए हैं, तो अंकों के आधार पर हम क्या कहेंगे कि बच्चा अंग्रेजी में होशियार है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो गणित में वो बेकार है बच्चा। लेकिन यदि हम उसको दूसरा पहलू देखें, अंग्रेजी में होशियार नहीं है वो बच्चा गणित में होशियार है, क्योंकि अंग्रेजी के पेपर जब हुआ तब उसमें नकल चल गई थी, उस पर आता कुछ नहीं था, तो सारा उसने नकल से टेप लिया। और जो गणित का पेपर उसने हल किया, वो 20 के 20 नंबर जो है उसके अपने ओरिजिनल नंबर आए थे, नकल जरा सी भी नहीं चली, तो वो बच्चा गणित में अच्छा था बजाय अंग्रेजी का। तो इसलिए मापन के आधार पर हम उसको सही उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। तो ये मापन का होता है, जैसे कि सत्र परीक्षाएं वगैरह होती है, तो ये जो है इसे मापन किया जाता है, और फिर आखिरी में इसका मूल्यांकन देख लेते हैं बच्चे का। तो एक क्वेश्चन, छोटे से लघु क्वेश्चन ये आ जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है उसका आकलन का, हम समझ बैठते हैं भाई आकलन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है। देखो, आकलन को जो बोलते हैं वो असिस्मेंट बोलते हैं। आकलन होता है जब हम बच्चे को पढ़ा देते हैं ना, तो पढ़ाने के बाद में जब हम चेक करते हैं बच्चे ने कितना सीखा, तब हम उसका असेसमेंट करते हैं, आकलन करते हैं। आकलन में संभावना होती है कि हम उसको शिक्षण के चक्र को दोबारा से फिर हम चला दें, तो उसको बोलते हैं फिर। एक यदि पेपर में आ जाता है कि भाई एक औरत है, एक जो भोजन माता है, वह कढ़ी चेक कर रही है कि नमक कितना है, तो ये क्या है? मापन है, आकलन है, मूल्यांकन है, क्या है ये? तो ये आकलन ही उत्तर लगाना है आपको इसका। संभावना ये है कि उसमें हम जो है उसमें बदल सकते हैं। यदि मान लिया सब्जी में नमक कम है, तो हम उसको कर सकते हैं, ज़्यादा है तो भी हम उसमें कुछ न कुछ अन्य अन्य सामग्री डाल के तो उसको हम जो है चेंज कर सकते हैं। तो ये आकलन हो गया है। तो आकलन में हम सुधार की गुंजाइश होती है। आकलन उन्हीं बच्चों को किया जाता है जिसको हमने कोई चीज़ पहले से पढ़ा दी है, तो आकलन का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो ध्यान रखना है आकलन का। क्लियर हुई बात? तो ये मैंने बताई बात आप लोग को, जो कुछ क्वेश्चन है जो सामान्य रूप से आ जाते हैं। एक हम बात कर रहे थे अभिवृद्धि एवं विकास की। पिछली जो वीडियो बनाई थी मैंने वो जीन प्याजे की बनाई थी और वाइको टस्की की बनाई थी। मुझे आशा है आपने वो अच्छे से पढ़ ली होगी। साथियों, उसको जो है अच्छे से देख लेना, समझ लेना। कोई समस्या है तो उसको जो है आप नो उसमें लिख देना। देखो, मैं फिर वही बात बताता हूँ, सबको नॉलेज है, सब होशियार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप वीडियो को ज़रूर देखें, है ना? और सब्सक्राइब कर दें इसको, ताकि मैं वीडियो बनाता रहूँ और मुझे आपका सहयोग मिलता रहेगा। आप ज़्यादा इसको देखोगे, मुझे भी थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, सीधी-सी बात है। सभी को जो है पुनर्बलन की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं भी आपके इसमें समय के लिए जो है आपके लिए समय लगा रहा हूँ इसमें। पता तो मुझे है, लेकिन मेरे कुछ साथी हैं जो कहते हैं कि भाई जो है आप जो है वीडियो बनाओ, ठीक है, समझ में अच्छा आ रहा है, तो मैं बनाता हूँ। तो साथियों, जो वीडियो मैं अब बनाऊँगा आपके सामने, वो अभिवृद्धि एवं विकास की बनाऊँगा। उसके बाद में फिर हम
उसकी वीडियो बनाएंगे, उसकी अवस्था होगी, शैशवावस्था के क्या लक्षण होते हैं, बाल्यावस्था के लक्षण क्या होते हैं और किशोर अवस्था के क्या लक्षण होते हैं। और जो हमारे विकास का आधार होता है वंशानुक्रम और वातावरण, वंशानुक्रम के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं और जो आपका वातावरण है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों ही विकास के आधार अहम होते हैं। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं आप अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में। तो साथियों, जो मैं अभिवृद्धि एवं विकास की बात करूंगा, सबसे पहले मैं अभिवृद्धि की बात करूंगा। तो अभिवृद्धि होती है आपका जैविक नियमों के अनुसार। तो जैविक नियमों के अनुसार अभिवृद्धि को कैसे, आपको पता है कि जैसे जिसका जीव होता है वृद्धि उसी के अनुसार शुरू हो जाती है। कैसे जीव, जैसे बंदर है तो बंदर बच्चे होंगे, हाथी है तो हाथी होंगे, उसके विशाल आकार होगा, उसके शरीर की उसकी बनावट जो होगी, है ना। रेंगने वाले जीव की तो रेंगने वाले की है, तो अभिवृद्धि तो है उसके जो है शरीर के अंग उसी तरीके से उसका जो है वो जैव की है नियमों पर आधारित होता है। तो अभिवृद्धि जो होती है जैव के नियमों पर आधारित होती है। उसका आकार भी होता है, उसका भार भी होता है, उसका बनावट भी होता है, उसका रंग रूप भी होता है। तो उसकी वृद्धि आपको होती हुई दिखाई देगी। फिर हम बात करते हैं कि हमें बच्चे में परिवर्तन होता दिखाई देगा। जैसे कि शैशवावस्था में बच्चे का, गर्भावस्था में बच्चे का डॉक्टर तभी तो बताता है भाई ये परिपक्वता की ओर जा रहा है। यदि परिपक्वता की ओर जा रहा है तो बच्चे का विकास हो रहा है। तो ये जो परिपक्वता होती है, जो डेवलपमेंट की बात कर, विकास की बात करते हैं, वो परिपक्वता की ओर ले जाता है। लेकिन शुरू में परिपक्वता की नहीं होता, उसका हमें उसके अंग बढ़ते दिखाई देते हैं। तो ये जो है उसका आकार, भार, बनावट, रंग रूप समय के साथ साथ में जब बढ़ता चले जाता है, दिखता है, हमको प्रत्यक्ष दुख दिखता है, तो उसको हम अभिवृद्धि बोलते हैं। और ये जो होता है ये अदिशात्मक होता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक होता है, इसका अर्थ क्या लिया जाता है, इसका अर्थ हमारा संकुचित लिया जाता है। संकुचित अर्थों में इसका प्रयोग हम करते हैं। और ये मात्रात्मक होता है, क्योंकि देखो इसका भार भी होता है। आप यदि बच्चे का किसी का विकास हो गया तो क्या हम उसको तोल लेंगे कितना विकास हो गया, लेकिन भार को तोल लेंगे हम, भार को तोला जा सकता है। उसके रंग रूप को कह देंगे देखो उसका शरीर कितना सुडौल है, क्या नाम जो है हष्ट-पुष्ट है, और ये बिल्कुल एथलेटिक पर्सनैलिटी है इसकी, हैं, या फिर ये बहुत बड़ा पहलवान है। तो इस तरीके की जो है उसमें हमें देखने को मिलेगी। तो ये सब ग्रोथ होता है, अभिवृद्धि होती है। ये मैंने बताया, इसके लिए निश्चित समय होता है। अभिवृद्धि जो होती है एक निश्चित समय पर आकर रुक जाती है। जैसे किसी को कहते हैं भाई इसकी जो हाइट है वो 18 साल तक बढ़ेगी, बोलते हैं लड़कों की भाई 21 साल तक बढ़ेगी, लड़कियों की 18 साल तक बढ़ेगी। तो इस तरीके से होता है। तो उनके जो है शरीर के जो लक्षण हैं आयु के अनुसार, उनके लिंग के अनुसार वे अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। तो ये सब अभिवृद्धि के लक्षण होते हैं। एक इनमें रचनात्मक परिवर्तन आता है। एक बोलते हैं इसको क्या होता है, ये कोशिकीय वृद्धि होती है, और इसका एक साधारण प्रक्रिया है, ये इसका मापन किया जा सकता है। तो ये जो मैंने बताया ये सब अभिवृद्धि के लक्षण हैं। और इसको जो है फिर हम ये सब होने के बाद में सर्वप्रथम आपकी अभिवृद्धि होती है। अभिवृद्धि आधार है विकास का। यदि बच्चा कुपोषित हो रहा है तो जब बच्चा कुपोषित हो जाता है तो वे कहते हैं कि बच्चे का वृद्धि नहीं हुई है, उसकी ग्रोथ रुक गई है। इसलिए मिड डे मील भी देते हैं बच्चों को। कुछ को तो यह है कि भाई नहीं, मिड डे मील तो वैसे ही लगा, नहीं, ये योजना थी, ये पोषण और कुपोषण, अति कुपोषण उसके लिए लगाई गई थी कि बच्चे के अंदर जो है अच्छे से जब स्वस्थ स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, ये थी हमारी इसकी परिभाषा। तो इसको दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए बच्चों घर पे भोजन समय पर नहीं मिल पा रहा है, बच्चों को समय पर स्कूल पर पहुंचना है, तो घर पे भोजन बन रहा है नहीं बन रहा है ये तो डिपेंड करता है उसके परिवार पे। तो इसी तरीके से जो है स्कूल में भोजन जरूर मिलेगा। इसीलिए देखो ये पोषण योजना के तहत बच्चों को सर्दी के मौसम में जो है अतिरिक्त भोजन भी मिल रहा है, अतिरिक्त वस्तु भी मिल रही हैं, अलग अलग मिल रही हैं। तो ये सब पोषण है। तो पोषण होगा तो बच्चे में ग्रोथ होगी, बच्चे में ग्रोथ होगा तो उनके अंदर अच्छा विकास के लक्षण आ जाएंगे। तो ये जो है मैंने जो है अभिवृद्धि के लक्षण बताए आपको। इसको आपको एक बार, यदि वीडियो को आपको लक्षण सुनने हैं तो दोबारा से फिर जो मैं बोला है इसको रिपीट कर लेना। अब विकास क्या होता है,
अब विकास क्या होता है, वो विकास अभिवृद्धि के ऊपर निर्भर करता है। जिस बच्चे की अभिवृद्धि होगी उसका विकास भी उतना अच्छा होगा। और ये बिल्कुल जो है इस प्रगतिशील होता है, ये जीवन पर्यंत चलता है ये, और ये मात्रात्मक नहीं होता है, ये गुणात्मक होता है। और ये जो मैंने बताया गुणात्मक होता है और क्रमबद्ध भी होता है और दिशात्मक भी होता है। कुछ पीछे वीडियो में जो है वो हो गया कि भाई ये होता है तो हो जाता है वो, लेकिन ये जो है ध्यान रखना है दिशात्मक होता है। और ये जो है थोड़ा 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 करके फिर इस तरीके से ये जो है वो बोलते हैं जैसा पानी में होता है, इस तरीके से घूम घूम कर चलता है, शंक्वाकार की स्थिति बनाता चला जाता है। वक्रतुकल वक्रतुकलाकार जो होता है ये सब चलता है। इसका अर्थ व्यापक होता है, जटिल प्रक्रिया है या इसका मूल्यांकन किया जाता है, परिपक्वता की ओर इसकी दिशा होती है। ये जो है रचनात्मक में विकासात्मक की ओर होता है और ये गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत चलता है। अभिवृद्धि से इसको प्राप्त किया जा सकता है, ये साध्य होता है, ये व्यवहारात्मक संकेत होता है, ये दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम विकास की और अभिवृद्धि की तुलना कर सकते हैं। सातवें विकास के स्वरूप क्या होते हैं, विकास का रूप क्या होता है? तो सातवें विकास के रूप, जब हम दोनों को एक ही मान लेंगे, इनको अभिवृद्धि को और विकास एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक दूसरे के ऊपर पूरक है, तो इसका स्वरूप हम कह देंगे कि ये आकार का परिवर्तन भी इसका स्वरूप है। आकार के परिवर्तन में क्या आ जाएगा, रंग रूप सब आ जाएगा। और अनुपात में परिवर्तन होता है, जैसे कि सिर और धड़ का अलग अलग होता है अनुपात, है ना। और बचपन की जो मनोवृत्ति है उसकी स्थिति क्या होती है ना। जैसे कि रोना धोना होता है, बड़ा होगा तो नहीं रोता धोता क्योंकि उसका विकास हो जा, है नहीं। मलमूत्र है, कहीं पे निवर्त करता है वो, और देखो बड़े होकर फिर हम कहाँ करते हैं, शौचालय में करते हैं, सही जगह देखते हैं। तो वो सब विकास की ही देन होते हैं। और ये मैंने बताया था विकास का आधार क्या है। तो विकास का आधार मैंने बताया था आपका, विकास का आधार आपका ये वंशानुक्रम और वातावरण है। तो जो डेवलपमेंट होता है, वो डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द हेरिडिटी एंड द एनवायरमेंट। तो ये होता है क्योंकि इसका दोनों का गुणनफल होता है। यदि वंशानुक्रम अच्छा है और वातावरण भी अच्छा है तो 100% आपका डेवलपमेंट बच्चे का बहुत ही अच्छा होगा। तो इसीलिए दोनों की अति आवश्यकता होती है। वातावरण भी डिपेंड करता है, इसलिए विद्यालय का भौतिक वातावरण हमको बहुत अच्छा रखना चाहिए। घर का वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए, बच्चे के पास अच्छी से सामग्री होनी चाहिए। तो इस वातावरण भी क्रिएट करना होता है। आपका देखा आपको कि एक बाला कार्यक्रम चला था कि प्रिंट रिच मटेरियल हमें दीवारों पर लगाना है ना, बच्चों को टीएलएम से पढ़ाना है। तो ये सब किस लिए करते हैं हम, ये इसलिए करते हैं कि एक अच्छा शैक्षिक माहौल बच्चे के लिए हो जाए। तो वो वातावरण के ऊपर निर्भर करता है। वातावरण में कौन कौन आते हैं, वातावरण में माँ बाप भी आते हैं। माँ बाप भी बच्चे को इतना ही प्रभावित करते हैं सीखने में जितना अध्यापक करता है। और स्कूल भी इसका एक वातावरण होता है जो उसको सीखने के प्रभावित करता है। कक्षा के अंदर का वातावरण भी बच्चे को सीखने में प्रभावित करता है। जो कंटेंट होता है, जो हमारी विषय वस्तु होती है, वो भी उसको सीखने में मदद करती है, वो भी वातावरण का हिस्सा माना जाएगा। जो हमारे पड़ोस है होते हैं वे भी उसके बच्चे को सीखने में मदद करते हैं। जो संस्थाएं होती है रास्ते में मिलती है, उसको भी जो है हम उसको सीखने का साधन बोलते हैं, उसको भी वातावरण बोलते हैं। रास्ते में जब बच्चा जाता है, जहाँ से वो गुजरता है वो भी सीखने के वातावरण के अंतर्गत आता है। बच्चा देखता है, दाएँ देखता है, बाएँ देखता है, मतलब इसलिए उसको बोलते हैं संस्थाएँ या जगह। या फिर आपने गिरजा धर्म के जो है उनको भी शिक्षा का केंद्र माना गया है। तो ये जो है औपचारिक केंद्र और अनौपचारिक केंद्र होते हैं। अनौपचारिक केंद्र होते हैं, सीखने की संस्थाएँ होती है, साधन होते हैं, है ना, एजेंसीज़ बोलते हैं इसको। तो ये सब जो है सीखने के हमारे साधन, ये सब वातावरण कहलाते हैं। विद्यालय भी हमारा वातावरण होता है सीखने का, और परिवार भी हमारा सीखने का वातावरण होता है। रिश्तेदार, सगे संबंधी, ये सब सीखने के साधन के अंतर्गत आते हैं। और बच्चे को यदि अच्छे वातावरण में रखा जाए, अनुशासित रखा जाए बच्चे को, तो वो सीखना बहुत अच्छे से सीखता है। और वंशानुक्रम यदि अच्छा है, ये मैंने बताया है, तो फिर तो कोई बात है नहीं है। तो मेरे साथियों, ये मैंने आज आपको इस वीडियो में अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में बताया। आशा है मुझे आप इस अच्छे से वीडियो को सुनेंगे और देखेंगे। इसके क्वेश्चन जो है मैं कराऊंगा, और जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा आपके साथियों,
शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में बनाऊँगा। और इस वीडियो को आप ज़रूर अगली वीडियो को देखें। सभी साथियों को राजीव देशपाल का नमस्कार। सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आशा है जो है आप इससे ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।